अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो भाई घर में हम पहुंचे हुए हैं, आपको पता अगर आप पिछला व्लॉग से हमें फॉलो कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ना आज की, बस समझ लो आप सबका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये वाली वीडियो वसीम तो मैंने लाजमी बनानी है। सब तो वहीं पूछ रहे थे जब मैं सऊदीया में था, मक्का में था, मदीना में था, लेकिन उस वक्त मैं एक एक बंदे को बता नहीं सकता था। तो सोचा आज ना एक वीडियो आपके साथ सारी शेयर की जाए। आपको कौन सी ऐसी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी? भाई सब लोग, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह के घर में जाएं, तो वो सब जानना चाहते हैं कि अखराजात कितने, स्पेशली तौर पर पाकिस्तान के लोग, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो सब ना एक वो इकोनॉमिकल जानना चाहते हैं पैकेज के क्या मिलता है बंदा, जहाँ पे मतलब बंदे का खर्चा भी कम हो और सारे काम भी आसानी से हो जाएं। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ताकि जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं ना वो अपना पैकेज अपना जो बैकअप है वो बना लें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ सारी रूटीन जो है ना मैं अपनी उम्र की शेयर करता हूँ। एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिसमें हर चीज़ आई थिंक कवर हो जाएगी और आप सबको आइडिया हो जाएगा कि मक्का मदीना जो अल्लाह के घर में जाना चाहता है तो कितना खर्चा होता है, किस तरह से जा सकता है, कैसे आसानी हो सकती है, सब पता चल जाएगा। फिक्र नहीं करनी, बस आ गया है भाई आपका। चले भाई, बाय द वे मैं आज दांत नहीं निकाल सकूंगा वसीम के साथ क्योंकि मुझे ना हौले हौले ताप होया बैठा इसका ना जब खाने का टाइम आता ठीक हो जाता है, अचानक से बुखार खत्म। सुबह टाइम में बेहतर था, अब आया हूँ ना स्कूल से वापस तो अब थोड़ी तबीयत। अच्छा जी, तो ये बात की है, जो मेन टॉपिक है ना फिर वो कहते हैं ना वसीम मुंह लटका के बैठा था, मुंह लटका के बैठा था। भाई मैं पहले ही बात क्लियर कर दूं। तो भाई स्टार्ट करते हैं स्टोरी शुरू से, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, स्टोरी टेलिंग टाइम चल रहा है ना। तो सबसे पहले भाई हम 7 तारीख को यहाँ से निकले थे, एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट पे ना हम तकरीबन 2 दिन फंसे रहे हैं। भाई बात सुनो, यहाँ से हम निकले, हमारा तकरीबन 10,000 का पेट्रोल लगा। हाँ नहीं, वो सफ़र हर किसी का डिफरेंट होता है। चलो नहीं, ये नहीं बताना। फिर हमने वहाँ पे कमरा लिया। नहीं अभी ना बताओ ये। अच्छा, तो एयरपोर्ट पे गए, 2 दिन वहाँ फंसे रहे हैं। उस वक्त चल रहा था जी सर्दियों का शदीद मौसम, धुंध होती थी, प्लेन जो है ना डिले होगी हमारी जो फ़्लाइट है। फिर हमने एक दिन होटल में स्टे किया, दूसरे दिन हम एयरपोर्ट पे ही फंसे रहे, मतलब 2 दिन इस तरह से गुजरे। तो हमारी जो एयरलाइन थी ना वो थी एयर ब्लू। तो सबसे पहले मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी एजेंट के साथ जा रहे हैं तो वो आपको एयर ब्लू ही करवा के देगा। तो आपने उनसे कहना है अगर हमें कोई और एयरलाइन करवा के देते हो जैसे सऊदी एयरलाइन या फ्लाई दुबई, इस तरह PI भी चल जाएगी तकरीबन। तो इनमें से अगर आपको कोई करवा के देता है ना तो आपने तब कहना कि हम जाएंगे, एयर ब्लू पे हम नहीं जाएंगे। तो एक तो चीज़ हो गई ये क्लियर, क्योंकि सबसे सस्ती जो होती है ना वो एयर ब्लू की ही टिकट होती है और एजेंट्स जो है ना पैसा कमाना चाह रहे होते हैं तो वो इस तरह से फिर सस्ती टिकट ही करवाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम भाई तकरीबन मुल्तान एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे हैं तकरीबन 4.5 घंटे में। तो रास्ते में डर भी लगता था, जो फर्स्ट टाइम चढ़ता है ना बंदा प्लेन पे, तो ये डर का भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। तो जब थोड़ा सा उड़ता है ना, टेक ऑफ करता है, उस वक्त डर लगता है, और जब लैंड करने लगता है ना उस वक्त ऐसे लगता है कि जहाज़ बंद हो गया हवा में और नीचे जा रहा है। तो एक ना स्पेस क्रिएट हो जाता है, बंदे को डर लगता है, कान बंदे के बंद हो जाते, फिर बंदा ऐसे घूंट भरता, फिर ठीक हो जाता है। और एक चीज़ और, जब मतलब ऐसे शार्प टर्न लेता है ना प्लेन, मेरा तो त्रौ निकल जाता था, मम्मी मुझे देखती थी से क्यों। नहीं, जाते वक्त मुझे डर नहीं लगा, वापसी पे ना एक बार अचानक से उसने ऐसा टर्न लिया ना, फिर मुझे वो ख्याल आया कि वो जो प्लेन गिरा, कहाँ गिरा था, सोमालिया में शायद, सोमालिया नहीं कोई और था जहाँ वो प्लेन गिरा। उन्होंने भी बताया कि वो शार्प टर्न उसने लिया तो फिर वो ना पायलट से कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर मुझे वो बात याद आ जाए। जहाज जो है ना गोडा ला के मोड़ने लगे। अच्छा, तो भाई फिर वहाँ से हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए मुल्तान से। वहाँ से हमें जो हमारी बस, कराची भी तो गए थे आप लोग। हाँ सॉरी, वो तो एक एक्सेप्शनल केस था ना, मतलब अदरवाइज वो जो मतलब अगर आपको दरमियान में कहीं स्टे है तो ठीक है, नहीं तो फिर जद्दा डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर जद्दा से अगर आप किसी ग्रुप के साथ गए तो आपको जद्दा जो है ना वो बस कंपनी की लेने आई खड़ी होगी, जिस कंपनी के थ्रू आप गए हो वो आपके होटल्स पर पहुँचाएगी। और मोस्टली ये होता है कि ग्रुप के साथ जाओ ना तो सबसे पहले आपको उम्रा ही करवाता है एजेंट जो होता है। तो आप जैसे ही होटल में पहुँचोगे, सामान वगैरह रखोगे, वुज़ू शुज़ू करोगे, नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ोगे, फिर आप उम्रा के लिए चले जाओगे और सारे रात जो है ना मोस्टली या दिन आपका उम्रा में ही गुजर जाएगा। तो बाकी यहाँ तो सऊदी अरब तो पहुँच गए ना। वैसे हिम्मत वाली बात है, 2 दिन एयरपोर्ट पे खज्जल खुआरी की है, तीसरे दिन फौरन जाके उम्रा भी किया। हमारी बूढ़ी अम्मा भी साथ थी, 3 अम्माएँ थी हमारे साथ, इनके साथ मतलब। तो इनकी हिम्मत है कि यहाँ से गए रात को 2 दिन यहाँ खज्जल खुआरी काट के और फिर भाई वहाँ जाते ही ना उम्रा किया है, पूरी रात। भाई हिम्मत तो मेरी है, सबको लाइन लगा के तो मैं आगे फिरता रहूँगा। नहीं भाई, उम्रा जो है ना जवानी का है, तो कोशिश करो कि
अच्छी टाइम में चले जाओ, मतलब जब आप अच्छी हिम्मत सकत हो कि आप इजीली सब काम कर सको। बुढ़ापे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रास्तों का पता चलना, तो ये अम्मा ने भी कहा ऐसे ही है ना। अच्छा जी, तो भाई सऊदी हम पहुंच गए हैं, उम्रा भी हमने करना है। और अब बात करते हैं जी होटल की। होटल आपको जो है ना एजेंट के थ्रू जाओगे तो वो कोशिश वही करेगा कि आपको कोई सस्ते वाला होटल दे। साफ ज़ाहिर उनका एक ही एम होता है कि पैसे बचाने हैं, तो आप उनसे पहले ही बात करके जाओ कि हमें होटल बेशक थोड़ा सा दूर दे दो, लेकिन साफ़ सुथरा अच्छा होटल होना चाहिए। मैं अगर अपने होटल की बात करूँगा तो एवरेज था, मतलब ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था। और डिस्टेंस जो था उसका था वो था तकरीबन 15 से 20 मिनट जो ट्रैवल था। मतलब अगर पैदल जाते हो ना अब हरम तो 15 से 20 मिनट लग जाते थे, मतलब अच्छा खासा सफ़र बन जाता, तकरीबन 1 किलोमीटर या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप बता दूं, वहाँ पर एक है कबूतर चौक, वहाँ पे भी सारे होटल हैं। वहाँ से हरम तकरीबन 5 या 7 मिनट के ट्रैवल पे है अगर पैदल जाते हो तो वहाँ पे भी मतलब होटल अच्छे मिल जाते हैं। आपने एजेंट से कहना थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लो, हमें वहाँ पर 2 कबूतर चौक में होटल दो, तो वहाँ से आप इजीली मतलब अगर ज़्यादा एज के लोग हैं, कम एज के भी बेशक लोग हैं तो पास होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद जो है ना भाई खाने पीने की बात है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी होटल, फिर मैं सब कहते हैं वसीम तुम वहाँ की चीज़ों को बुरा क्यों कहते हो भाई। एक वो अल्लाह ताला के घर की बात अलग है, मदीना की बात अलग है। वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल वहीं की है ना, वो तो हो रही है। अब आप जहर खिला रहे हो वहाँ पे तो आप कहोगे खा लो अच्छी है, ऐसे तो नहीं होता ना। वहाँ पर होटल जो है मतलब अच्छे भी आपको मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, वही वाली गल है। तो होटल पाकिस्तानी बने हुए हैं। एक चीज़ मैंने वहाँ देखी कि खाने बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। वो ऑयल में पकाते हैं, ये पाम ऑयल होता है, कौन सा होता है पता नहीं, ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल, इसमें पकाते कोई नहीं है, वो कोई सस्ता यूज़ करते हैं। बहरहाल ना उनमें हम मतलब जब सालन लेके आते थे ना, हम आधा कप उसमें से ऑयल निकालते थे पहले, फिर हम खाना खाते थे। इसी वजह से ना सबके गले ख़राब हुए थे। तो वो खाना वहाँ पे जो क्लॉक टावर बना हुआ है वो भी होटल है? हाँ वो भी रेस्टोरेंट होटल है, सारा कैसा मॉल बना हुआ है सारा। वो तो अमीरों के लिए होगा। वो बहुत अमीरों के। वहाँ पर एक दिन का अगर आपको स्टे करना है ना तो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख पर डे। अच्छा, मतलब बहुत अयाशी है वहाँ पे। एलीट क्लास के लोग जो है ना वहाँ पे आके रहते हैं। हम मिड क्लास के लोग वहाँ पे बस जा ही सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद जो है और क्या है, हाँ खाना हो गया। खाना जो है ना अगर आप 2 बंदे जा रहे हो शेयरिंग में आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आप अकेले खाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा आपको महंगा भी पड़ सकता है। 3-4 बंदे हो तो 3-4 फिर और सस्ता। मतलब आप अगर चिकन की प्लेट लेते हो तो आपको 15 रियाल की मिलती है। अब 4 बंदे खाएंगे तो सब में डिवाइड हो जाएगी पूरी भी तो और एक प्लेट जो है ना 15, अगर 2 बंदे इजीली खा सकते हैं, 2 बंदे तो इजीली खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई ईटिंग का चैंपियन हो ना वो बंदा एक खा सकता है, अदरवाइज 2 बंदे एक प्लेट खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो। मतलब 2 सालन लो और एक सालन के साथ आपको 3 रोटियां मिलती हैं। 2 सालन 6 रोटियां आराम से आप 3-4 बंदे आराम से खा सकते हो। तो रोटी इतनी बड़ी होती है? रोटी बड़ी नहीं होती, भारी सी होती है वो ना। अच्छा एक और बात भी है कि वहाँ पर ना गंदम के आटे की रोटी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, मुश्किल से नहीं बल्कि मिलेगी नहीं। वहाँ पर आपको ना वो चावल के आटे की ही मिलेगी। मैदा होता है हाँ। चावल। चावल का मैंने पूछा था, वो कह रहा था कि चावल का आटा है और इसमें कोई और मिक्स करते हैं। तो वो खमीरी रोटी जिसको जिस तरह से अब नान होता है ना, वो खमीरी नान वही वाला सीन होता है। अच्छा ये हो गया। अब क्लियर अब रह गया क्या जी, ज़ियारतों की बात करते हैं जी। और ज़ियारतों की बात वो आपको एजेंट करवाएगा मोस्टली। अगर आपने मुझे मेरे पिछली जो उम्र की रूटीन है ना आपने फॉलो किया तो मैं जितनी जगह पे गया हूँ मैंने एक जगह एक चीज़ दिखाई है। तो फिर कुछ लोग कहते थे वसीम तुम उम्रा करने गए हो, तुम वीडियो बना रहे हो, तुम उम्रा कर ही नहीं रहे, ये तुम्हारा कैसे कर रहे हो। यार कितने मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 15 मिनट की, 20 मिनट की। और उसमें भी वो ऐसे नहीं कि मैंने 15-20 मिनट कॉन्टीन्यूसली बनाया है। एक जगह पे गया हूँ 2 मिनट भी नहीं होगा, 1 मिनट होगा, मैंने खोला ये दिखाया जी, बाकी फिर मैं अपना वही काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं गया हूँ। तो बाकी वो फिर कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें, वो तो बंदे को सुननी पड़ती है। कोई समझदार होते हैं उनको समझ आ जाती है। कुछ लोग यही कहते हैं वसीम तो उम्रा करने गए हो, पता नहीं क्या वीडियो बनाए जा रहे हो। भाई जैसे मैं जा रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। अब इतने लोगों ने वीडियो देखी है, मुझे यकीन मानिए बहुत दुआएं दी है लोगों ने कि हमें बहुत गाइड मिली है और मुझे वहाँ सब्सक्राइबर मिला है। अच्छा। वो कहता है हम तुम्हारी वीडियो देख के ज़ियारतें कर रहे हैं। अच्छा। कि हमें इतने जगहों के पता चला है। तो ये भी तो लोगों की हेल्प हो रही है ना। मतलब मैं जाता हूँ, मैं एक क्लिप बनाता हूँ 30 सेकंड का, फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ, वही कर नमाज पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, जो भी है वो कर रहे हैं। फिर कहीं जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं दिखाऊं, फिर मैं 30 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ, बंद हो जाती है। मतलब सेटिस्फाई है ना? मैं सेटिस्फाई। बस ठीक है, अगले रोला छੱਡ लो। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब जो है ना उसके बाद क्या, कहाँ पहुँचे हुए थे हम? होटल हो गया, ज़ियारतों की ज़ियारतें हो गई। ज़ियारतें जो आपने पिछली वीडियो देखी है ना मेरी, तो सब में मैंने सारी जो ज़ियारतें आपको एक ग्रुप वाला एजेंट करवाएगा वो सारी मैंने दिखा दी। वो सारी मतलब
पैकेज में थी। वो पैकेज में थी। हाँ, अगर आप वो नहीं अलग से करना चाहते हो तो मदीना में जो है ना आपको वो बस मिलेगी, मदीना बस चलती है वहाँ पे, वो आपसे मेरे ख्याल में 80 या 100 रियाल लेती है। वो मदीना की सारी ज़ियारतें जो होती हैं ना वो आपको करवाएगी। वो इस तरह से करवाती है कि वो एक अगर स्टॉप पे जाके रुकी है ना, आपको 24 आवर्स की टिकट मिलेगी। आप वहाँ पे उतरो, ज़ियारत करो, नेक्स्ट बस उनकी आएगी, फिर बैठ जाओ। 24 आवर्स के बाद वो टिकट एक्सपायर होगी, फिर आपको वो नहीं बैठने देंगे। तो ये मदीना की बात है। और अगर आप मक्का की बात करो तो वहाँ पर बस आपको लेके जाती है, लेकिन अगर अलग से जाना चाहते हो तो टैक्सी करवा लो, 3-4 बंदे मिल के, तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। 200 से 250 रियाल लेंगे वो आपसे, वो आपकी मक्का की सारी ज़ियारतें करवा देंगे एक ही दिन में। बाकी गारे सौर है, गारे हिरा है, उन पर चढ़ना चाहते हो तो मतलब ज़्यादा एज का बंदा नहीं चढ़ सकता। यंग लड़का हो तो फिर तो चलो बंदा जाके चढ़ जाता है, थक जाता है। लेकिन उम्रा करके ना बंदा थका हुआ होता है अच्छा खासा, तो मुश्किल होती है, रेस्ट करके जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद क्या रह गया जी, शॉपिंग। वो है, हर किसी की अपनी सोच होती है कि यार मक्का से मदीना से चीज़ें लेके आया तो अच्छी हैं, लेके आनी चाहिए। सस्ता कौन सा? सस्ता जो है ना मेरे ख्याल में मक्का और मदीना की बात करो ना, दोनों सेम थे। ये सब एक्सेप्शन है, वो ना कहानियाँ स्टोरियाँ सब कहते हैं कि मदीना सस्ता है, मक्का सस्ता है। जहाँ तक जो मैंने मार्केट्स देखी है ना, कुछ चीज़ें मक्का में सस्ती थी, कुछ चीज़ें मदीना में सस्ता थी। लेकिन अगर एवरेज बात करो ना तो ऑलमोस्ट सेम था। और खजूरें ये है कि आपको मदीना से ही लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा मार्केट है खजूरों की, वहाँ से आपको थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो आप जहाँ से लो ना आपको ऑलमोस्ट सेम पड़े। वहाँ पे भी ना, जैसे पाकिस्तान में हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो वो हमसे कोई चीज़ होती है ना 1500 की, तो वो हमसे 3000 मांगेगा। एक बात मैं आपको रेट्स भी बताता जाऊँ। अजवा खजूर जो है ना, जो अच्छे वाली है आपको, वो मैक्सिमम आपको 35 रियाल्स में मिलेगी। जो हम गए हैं, अब तो महंगाई रोज़ बढ़ती है पाकिस्तान के हिसाब से, तो भाई चीज़ें भी महंगी होगी। तो 35 रियाल में 1 किलो अजवा मिलती रही है। उसके बाद जो है ना और क्या चीज़ होती है वहाँ पे, अजवा तो याद है, खजूरा पई, खजूरें ख़त्म हो गई हैं भाई, हमारे इतने मेहमान आए ना, खजूरें हमने ख़त्म कर दी हैं। तो 35 रियाल मेन खजूर अजवा होती है, तो 35 रियाल में वो मिलेगी। बाकी जो भी खजूरें होंगी ना वो आपको अजवा से सस्ती ही मिलेंगी। तो ये आप माइंड में याद रखिएगा। 15 रियाल 20 रियाल 15 रियाल 20 रियाल में बाकी सब आपको मिलेंगी। सुखरी और इसके अलावा क्या चीज़ है जी, खजूरें होगी। बाकी शॉपिंग की बात है, तस्बीहें वगैरह 1 रियाल 2 रियाल की, 2 रियाल मैक्सिमम आपको सही तस्बीह मिल जाएगी। बहुत अच्छी जगह पे चले जाओ तो फिर वहाँ पे तो 50-50 रियाल की भी एक तस्बीह दे रहे होते हैं। वो मतलब जितना हम शो ऑफ नज़र आएगी ना चीज़, उतनी महंगी वहाँ पे मिलेगी। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। तो ये भी हो गया, होटल भी हो गया, ज़ियारतें भी हो गई। और हाँ, इसके अलावा होटल का मैंने बताया कि अच्छा होना चाहिए। रेट की बात करें, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप अभी तक सोच रहे होंगे कि बताया नहीं है, तो रेट कुछ ऐसा है कि भाई जब हम गए हैं तो 2 लाख रुपये पर पर्सन हमने दिया है। और रेट जो है ना चेंज होता रहता है। अभी माह रमज़ान का महीना आ रहा है, रश बढ़ जाएगा। होटल तो बुक हैं, सारे बुक हैं बिल्कुल। मुझे कुछ लोगों ने कॉल करके पूछा कि हमें पूछ के बताओ कि होटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो होटल सारे बुक हैं। और अगर आपको शायद कोई मिल जाए, एजेंट्स लेके जाते हैं, उनके पास होते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह, या उन्होंने ये सारे एजेंट्स ऑलरेडी बुक किए होते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने बुक किए होते हैं। तो वो जो है ना, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो अब जो रमज़ान का महीना आ रहा है ना, मतलब 2 लाख पहले चल रहा था जब हम गए, तो अब तकरीबन 2.5 लाख रुपया वो ले रहे हैं पर मंथ, 28 दिन का। आप 21 दिन का भी जा सकते हैं, 15 दिन का भी। 1 महीने में रेट इतना बढ़ गया। हाँ, डॉलर माह रमज़ान की वजह से भी रश बढ़ जाता है ना माह रमज़ान में। वैसे डॉलर का भी तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन मोस्टली मतलब 2,15,000 30,000 इतने में आपको 21 दिन का पैकेज मिल जाएगा। और 2.5 से 2,60,70,000 में आपको 28 दिन का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपका होटल होगा, आपकी ज़ियारतें होगी, आपका ट्रैवल, वीज़ा, टिकट सब कुछ होगा। बाकी खाना पीना आपने खुद करना होता है। तो खाने पीने की बात करूँ तो आपको ना, अगर 28 दिन के लिए जा रहे हैं, मैं 28 दिन के हिसाब से ही बता रहा हूँ, तो 1 लाख में ना एक बंदा अच्छा खा सकता है। 1 लाख में अच्छा खा भी सकता है और कुछ शॉपिंग भी कर सकता है। और फिर वो कहते हैं ना, कंजूसी कर लो, अगर थोड़ा सा हाथ हौला रखो तो फिर आप बचा के भी ला सकते हो। कपड़े सारे इस्तेमाल किए थे जो लेके गए। हाँ। और कपड़ों की बात भाई, वहाँ पे सब ने कहा था मक्का में मदीना में ऐसी सर्दी होगी, पाकिस्तान जैसी सर्दी होगी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं हाफ स्लीव्स वाली शर्ट्स में घूमता फिरता रहा हूँ। पहले दिन मुझे थोड़ी सी मदीना में ठंड लगी है, मक्का में तो फुल गर्मी थी, इतनी तपश वाली गर्मी थी। आपने वीडियोस देखी है तो वो मिस्ट शावर चल रहे थे मिस्ट के, इतनी गर्मी हो गई थी। लोग बेहोश भी कुछ हुए पड़े थे सिर्फ गर्मी की वजह से, क्योंकि ना काफ़ी लोग हर जगह से आते हैं, ठंडे इलाकों से भी आते हैं, तो वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते।
तो गर्मी थी बिल्कुल। अभी तो जब माह रमज़ान का महीना आना तो अंत की गर्मी होनी है ना, तो इस हिसाब से जाएगा। फुल कपड़े आप गर्मियों सर्दियों की तो बाद ही छोड़ देना, बेशक सर्दियों में जाएं या बेशक गर्मी में जाएं, एक आध स्वेटर रख लें एक्स्ट्रा, वो ना एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए। जब जा रहे थे ना आप लोग तो अफवाहें फैली हुई थी बर्फबारी हो रही है, हमने भाई जर्सियाँ स्वेटर सब कुछ डाल लिया कि भाई ठंड ना पड़ जाए, लेकिन वहाँ भाई कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मौसम था, फ़ैन चलाते थे, AC चल रहे थे, सब कुछ सर्दियों के मौसम में। तो खुद सोच लो गर्मियों में क्या होगा। तो ये भी आपकी क्लियर हो गया। बाकी 2 से 2.5 लाख रुपए में आपका पैकेज मिलता है। बाकी जितना आप खर्चा करो वो आप पे डिपेंड करता है। खाना जो है आप पर टाइम का जो है ना, अगर 2 बंदे हो तो 15 रियाल में आप खा सकते हो। और अगर अच्छा खाना चाहो, बहुत अच्छा बिजनेस क्लास की बात करें तो बिजनेस मर्जी है, बर्गर जाके अल्बेक पे जाके खाओ या KFC पे खाओ, वहाँ पे फिर आपको एक बर्गर 15-15 रियाल का मिलेगा। तो एक बंदे का बर्गर से तो कुछ नहीं बनता। तो वो मतलब कंडीशन के हिसाब, जो एवरेज अच्छा खाना मिड क्लास के लोग खा सकते हैं ना, वो 15 से 20 रियाल में 2 बंदे अच्छा खा सकते हैं, अच्छे वाला चिकन वगैरह। अगर सब्ज़ी खाओ तो फिर 10 रियाल 12 रियाल में भी आप खा सकते हो। बाकी ट्रैवल का भी हो गया, वापसी भी हो गई हमारी। हाँ, और वापसी भी हमारी भाई हो गई है। हम वहाँ से निकले थे रात को 11 बजे। और भाई टैंकी भर गई है, रेज बंकों का टैंकी बंद करें मोटर। तो वापसी जो है हमारी हुई थी तकरीबन 5 तारीख की रात की। हमारी टिकट रात की टिकट नहीं, सुबह की टिकट थी, लेकिन हम रात वहाँ 12 बजे पहुँच गए थे। और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, एजेंट्स जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ना आगे पीछे भी हो जाते हैं। कुछ एजेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ एजेंट्स जो है ना ड्रामे करते हैं, वो आगे पीछे निकल जाते हैं। तो एयरपोर्ट पे जब जाओ ना, एजेंट को लाजमी साथ लेके जाओ। एयरपोर्ट पे अक्सर इश्यूज़ बन जाते हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जद्दा, कहते हैं कि पता नहीं दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि आज ज़ायरीन की वजह से, यही है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत मसले हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एजेंट वगैरह को लाजमी साथ ले जाए, क्योंकि वो आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने पे ना तकरीबन आधा घंटा बस पे लग जाता है, खुद सोचो। तो फिर वहाँ आगे पीछे होगी, फ़्लाइट डिले हो जाएगी तो मसला हो सकता है। और ओवरऑल जब वहाँ रहने लग जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेडिसिन जो है ना आप पाकिस्तान से लेके जाओ, मक्का से मदीना जाओगे ना, तो मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा बीमार ना हुआ हो। 100 में से कोई एक बंदा हो जो ना बीमार हुआ हो, बाकी सब होते हैं। तो वहाँ पे मेडिकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने वीडियोज़ में कुछ चीज़ें दिखाई भी थी। और कुछ रह गया है तो 2.5 लाख रुपए में आप रमज़ान में जाना चाहो तो जा सकते हो। और जो एजेंट का कह रहे थे कि भाई एजेंट का नंबर दे दो, एजेंट का नंबर दे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई और ढूंढो। इससे किसके साथ ना जाओ। कोई अच्छा ले लो जो जिसका असर और रसूख भी हो एजेंट का ना, फिर वो जान पहचान भी बड़ी चीज़ होती है, वो बड़े काम करवा जाती है जान पहचान। तो अच्छा कोई एजेंट ढूंढो। तो इसके साथ मैं काफ़ी निकाह वसीम अपने एजेंट का नंबर दे दो, हमने रब्ता करना है एजेंट। तो इसलिए मैंने किसी को ना दिया है, ना ही किसी को रेकमेंड करूँगा कि इस एजेंट का करो। कोई और ढूंढ लो जिसका असर रसूख हो कंपनियों के साथ और होटल्स वालों के साथ, कोई अच्छा होटल दिलवाए। ये नहीं कहता कि हमारा एजेंट बुरा था, अच्छा था, लेकिन एक असर रसूख की बात होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, वो नहीं थी। अल्लाह खैर करे, हर कोई रोज़ी वसाइल बनाए कोशिश करेंदा मेरी बचत हो जाए, मेरी बचत हो जाए। इस वजह से पारो बुरे मानो अब मैं देखो ना, हम हाँ वो तो यही तो चीज़ होती है। मुझे वहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं ना, उन सब ने मुझे यही कहा था कि 2 लाख में आपको कबूतर चौक में होटल मिल सकता था। पता नहीं, मैंने स्क्रिप्ट तो अब बनाई ही नहीं थी, कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं। जो चीज़ रह गई तो वो नेक्स्ट व्लॉग में बता देना। कमेंट में आप पूछ लेना, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। वीडियो बनती नहीं है भाई, वीडियो भाई बहुत लंबी होती जा रही है हमारी गप्पों में ना। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ मैं बड़ी ज़रूरी बताने वाला था, वो कहीं निकल गई है, बड़ी ज़रूरी थी। आ जा याद गुस्सा आ रहा है मैनू। ये कुछ लोग कह रहे थे कि ना वसीम पानी की बोतलें पानी की ले जाओ बैग में डाल के, वो कोई मसला नहीं होगा। मैं इस बार मैंने खुद देख के आया हूँ, क्योंकि हमारा एक बैग खोला गया था, उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब पता नहीं क्या डिटेक्ट किया उनकी मशीन ने, लेकिन भाई उन्होंने बैग हमारा खोला है और वो स्कैन ऐसे करते हैं ना कि एक मैंने अगर ये मेरा कप है ना या कोई बॉक्स है बंद है, उस बॉक्स के अंदर की चीज़ें भी नज़र आती थी, इतने अच्छे से स्कैन। अगर वो खुद वो कहते हैं ना बंदे को तरस खा के कहें याद जाने दो छोटी सी बोतल है, तो वो अलग बात है। अगर वो निकालना चाहें तो वो आपके बैग में से निकाल सकते हैं, वो ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखो ना 7 किलो हैंड कैरी होता है, हम जा रहे थे वो 9 किलो 10 किलो 9 करता तो 9-10 किलो लोगों का हो रहा था। वो कहता चलो जाओ, हंस पी रहा था, अच्छे मूड में खड़ा था। अगर वो उसका मूड गुस्से में होता है कि निकालो यहाँ पे 7 किलो से ऊपर एक पाई भी नहीं लेके जाने दूंगा। ये अरबी जो है ना, जहाँ अड़ जाए ना वहाँ से फिर नहीं हिलते। अगर खुश मूड में खड़े हो तो फिर वो कहते हैं जो भी है ले जाओ। स्कैनिंग जो है ना जद्दा एयरपोर्ट पे थोड़ी सी आगे बंद कमरे में हो रही होती है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपके बैग में कोई चीज़ है, खोलो इसको। तो हमने खोला, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, उसमें पानी भी नहीं था कोई ना, मतलब यही बर्तन वगैरह थे, चीज़ें थी। तो उन्होंने स्कैन करवाया, मैंने स्कैनिंग होती हुई देखी, उन्होंने एक एक चीज़ को फिर दोबारा स्कैन किया। तो मैं कहता हूँ ऐसे डिटेल में दिखा रहे थे ना वो चीज़ें,
कि जैसे एक्सरे करते हैं ना, हड्डियाँ नज़र आती है इंसान की, ऐसे ही वो कर रहे थे सारा। तो फिर मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अगर ये कोई पानी की बोतल नहीं गुजर जाने देते हैं ना, तो ये मूड पे डिपेंड करता है। अगर ये पकड़ना चाहें तो भाई ये निकाल सकते हैं। हाँ, तो कोशिश करो कि पानी की बोतलें एक आध तो चलो रख लो, कहीं अच्छे से ऐसे लपेट लपूट के शायद कहीं से चुक जाए, लेकिन ना लेके जाओ तो अच्छा, क्योंकि वहाँ सामान खुल जाए ना तो फिर बहुत ख्वारी काटनी पड़ती है, फिर उसको तरतीब लगाना, फिर उसके ऊपर रैपिंग करना, फिर उसके ऊपर टेप लगाना, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखो। बाकी ओवरऑल जो है ना भाई हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। जिस मौसम में हम गए ना गर्मी थी ना ठंड थी, अच्छा टाइम गुजर गया। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। कोई चीज़ रह गई हो तो भाई कमेंट्स में आप पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी अल्लाह आप सबको भी भाई उम्र हज सब चीज़ों पे लेके जाए और आपको भी ये सारी तौफीक दे करने की। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेल द नेक्स्ट वीडियो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तब भी माफ़ी, और ना लगी हो तब भी माफ़ी। और बाकी वीडियो बनानी थी माफ़ी और वीडियो मैंने वहाँ बनाई। जिन लोगों को पसंद आए उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिनको नहीं पसंद आए उनको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो टेल द नेक्स्ट वीडियो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए भाई पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।